नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाई करेंगे, जो क्लास 12 का सिलेबस में, केमिस्ट्री सिलेबस में हमारा होगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म। पहली तो बात यह है कि एक बार हम लोग स्कोप ऑफ द सिलेबस देख लेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हमको पढ़ना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म में दो ही टॉपिक्स हमको पढ़ना पड़ेगा, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में छोटा छोटा 4 पार्ट होगा और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 पार्ट होगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये बहुत सारा इजी है, बहुत सारा दिख रहा है लेकिन इजी ही है। और हमारे सिलेबस में हर चीज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ही पूछा जाएगा। इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 हमको ध्यान से करना पड़ेगा। पहले हम लोग जो आयोनाइजेशन आइसोमर है, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ये 4 टॉपिक बहुत ही जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक चीज हमको समझना बहुत ही जरूरी होता है कि आइसोमर्स होते क्या है। हमको ये पता है कि आइसोमर्स क्या है, दो कंपाउंड जो एक ही तरह के दिखने में लगते हैं। ऊपर ऊपर से तुम देखोगे तो दो कंपाउंड सेम ही दिखेगा, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा अलग होगा, उसका अरेंजमेंट थोड़ा अलग होगा। मतलब ऊपर ऊपर से देखोगे तो सारा चीज एक ही लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा वो। मान लेते हैं यहां पे 2 एग्जाम्पल। पहला वाला है CONH3 होल 5 Br SO4 और CONH3 SO4 ब्रैकेट के बाहर Br। दोनों कंपाउंड में देखो सेम चीजें हैं, CO है, NH3 है, Br है, SO4 है। दोनों में सेम चीजें हैं, सेम नंबर में भी है, लेकिन थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंस है। क्या है? पहले वाले में SO4 ब्रैकेट के बाहर है, दूसरे वाले में ब्रोमीन ब्रैकेट के बाहर है। सर ब्रैकेट के अंदर और बाहर होने से क्या कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोग पहले से जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज रहता है, ये वाला चीज इजीली क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चीज रहेगा, कोई भी चीज रहता है, तो वो चीज नॉन आयोनाइजेबल फॉर्म में रहता है। अब सर आयोनाइजेबल और नॉन आयोनाइजेबल ये बहुत ही टेक्निकल टर्म हो रहा है, इजीली कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। अगर तुम इसको सॉल्यूशन में दोगे तो एक्स आयोनाइज करके भाग जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन ये वाला चीज कभी नहीं भागेगा। मतलब इस कंपाउंड में कोबाल्ट के साथ मरते दम तक अमोनिया और ब्रोमीन बने रहेंगे, लेकिन SO4 भाग सकता है। इस कंपाउंड में ब्रोमीन भाग सकता है, लेकिन SO4 और अमोनिया कभी नहीं भाग सकता। ब्रैकेट के अंदर वाला कंपाउंड वो एकदम मरने वाले तक का दोस्ती होता है, और बाहर वाला चीज कभी भी धोखा दे देगा, वो भाग जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग तो ये वाला समझ लिए कि इसका डिफरेंस क्या है। और ये आइसोमरिज्म, ये दोनों आइसोमर है, क्यों? क्योंकि सारा चीज सेम है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर में डिफरेंस हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है सर, समझ में आ गया? और कुछ एग्जांपल देके बताइए कि आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं। यहां पे भी देखो बाबू, बहुत सारे एग्जांपल है। यहां पे देखो NO2 अंदर घुस गया और Cl बाहर आ गया। अगला वाला कंपाउंड में देखो, यहां पे देखो SO4 अंदर घुस गया, NO3 बाहर आ गया। अगले वाले कंपाउंड में देखो, तो ये दोनों क्या बन गए? आइसोमर। अगर तुमको इतना आयोनाइजेशन उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 2 पेयर बन गया। एक है ब्रैकेट के अंदर, दूसरा है ब्रैकेट के बाहर। अगर ये अंदर बाहर वाला
खेल होगा तो ये आइसोमर बनेगा आयोनाइजेशन, मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाला खेल चल रहा है तो। अच्छा, तो ये टॉपिक तो हमको समझ में आ गया कि आयोनाइजेशन आइसोमर है क्या। एक क्वेश्चन हमको यहां से कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि दो तुमको पेयर दिया जाएगा और बोलेगा बताओ कौन सा आइसोमर है। ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो जनरली एक क्वेश्चन हम दिखा देते हैं यहां पे कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखना। मान लो कि क्वेश्चन आता है ऐसा, गिव एविडेंस दैट CONH3 होल 5 ClSO4 और सेम कंपाउंड खाली SO4 अंदर है, दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गुगली डाला गया है, पहले से बता दिया गया है कि आयोनाइजेशन आइसोमर है, ये हमको पता है, तुम बताओ क्यों है। अब सर क्यों है कैसे बताएं, ये तो हम सीखे नहीं है, चलो अभी सीख लेंगे। क्वेश्चन याद रखना, दोनों आइसोमर है, पता है क्यों आयोनाइजेशन है, ये हमको पता लगाना है। तो बहुत जल्दी एक बार देख लेंगे, पता लगा लेंगे। चलो ध्यान से देखो, दो आइसोमर था, कौन सा, एक आइसोमर ये है, दूसरा आइसोमर ये है। पहले आइसोमर को बेरियम के साथ रिएक्शन कराओ, दूसरे को Ag के साथ रिएक्शन कराओ। Cl बाहर है तो ये AgCl तो भाग जाएगा, किसके साथ भागेगा, Ag के साथ भाग जाएगा। क्या प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, AgCl फॉर्म करेगा। कलर क्या होता है सर, व्हाइट होता है। यहां पे क्या Cl भाग पाएगा, नहीं सर, Cl तो ब्रैकेट के अंदर है, भाग नहीं पाएगा। तो कौन भागेगा, SO4 भागेगा। किसके साथ, Ba के साथ, तो फॉर्म होगा क्या, BaSO4। प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। मतलब पहले वाले कंपाउंड को बेरियम के साथ रिएक्शन कराओ तो प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट नहीं देगा। दूसरे वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, बेरियम के साथ नो प्रेसिपिटेट, Ag के साथ प्रेसिपिटेट। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर आए तो इक्वेशन से ही एक्सप्लेन करना होता है, वो है सिल्वर का और बेरियम का, सल्फेट या क्लोरीन से ही आएगा। चलो नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। अगला जो आइसोमर बन रहा है वो है हमारा हाइड्रेशन आइसोमर। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, हाइड्रेट मतलब हमको पता है कि कोई भी चीज रिलेटेड टू वाटर होगा तो इसको हम हाइड्रेट कहेंगे। तो एक बार ये सारा आइसोमर को एक बार फटाक से देख लो बाबू। यहां पे देखो, ब्रैकेट के अंदर कितना वाटर है, 6। दूसरे वाले पे देखो, ब्रैकेट के अंदर कितना वाटर है, 5। एक कहां गया, बाहर निकल गया। तीसरे वाले में देखो कहां है, 4 है अंदर, 2 गया बाहर। कंपाउंड का नॉर्मल फॉर्मूला सेम ही है, कंपोजिशन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल में। लेकिन यहां पे वाटर के हिसाब से, वाटर के हिसाब से डिफरेंस आएगा, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रेट आइसोमर। सर क्या इसमें कोई फर्क आ सकता है अगर वाटर बाहर अंदर आ जाए तो, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। और वो फर्क किसमें आता है बाबू, कलर में आ जाता है। अगर ये वाला कंपाउंड बना 6H2O अगर अंदर है तो कलर क्या हो जाता है, लिखा हुआ है वायलेट। अगर 5 वाटर मॉलिक्यूल है तो कलर बन जाएगा ब्लू ग्रीन। 4 है तो क्या बन जाएगा बाबू, ग्रीन। तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल कितना अंदर है, ये क्या क्या जनरली चेंज कर देता है, कलर। पहले वाले में, आयोनाइजेशन वाले में अगर हम देख रहे थे तो वहां पे बाबू क्या चेंज हो रहा था, सर ये तो पता है। यहां पे जो चेंज हो रहा था, ये हो रहा था प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो आयोनाइजेशन का आंसर में प्रेसिपिटेशन लिखना जरूरी होता है, और हाइड्रेट के आंसर में हमको कलर लिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। थर्ड आइसोमर के बारे में आते हैं, लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर को जानने के लिए थोड़ा ये टर्म जानना पड़ता है कि एम्बिडेंटेड लाइगेंड क्या होता है। एम्बिडेंटेड मतलब एक ऐसा लाइगेंड जो, जिसमें दोनों डोनर एटम हो और दोनों अलग अलग टाइम डोनेट कर रहा है। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
अभी समझा देते हैं। मान लो कंपाउंड है NO2। यहां पे डोनर एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन बोलेगा कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? मेटल को। अगर वही कंपाउंड बन गया, थोड़ा अलग से लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बाबू? NONO। यहां पे बहुत ज्यादा क्या बन गया? लोन पेयर। तो ये डोनेट करेगा किसको? मेटल को। तो मतलब पहला वाला कंपाउंड में नाइट्रो N बनेगा, दूसरा वाला कंपाउंड में नाइट्रिटो O बनेगा। कंपाउंड हालांकि सेम है, दोनों ही NO2 ही है, लेकिन एक में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन मेटल को, दूसरे में ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है मेटल इलेक्ट्रॉन मेटल को। समझ में आ गया बाबू? यहां पे देखो CN है। सायनो अगर होगा तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, आइसोसाइनो होगा तो मान लेते हैं कार्बन डोनेट कर रहा है। ऐसे ही साइनाइटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, ये अगर कहीं पे तुमको पांच कहीं पे दिख जाए, मतलब ये चार पेयर कंपाउंड में कहीं पे भी NO2 लिखा होगा तो मान लेंगे कौन सा आइसोमर है? लिंकेज। CN लिखा होगा तो मान लेंगे कौन सा आइसोमर है? लिंकेज। सायोनेटो मतलब OCN लिखा होगा तो फिर भी लिंकेज, SCN लिखा होगा तो भी लिंकेज। तो ये कहीं पे अगर ये चारों दिख जाए आइसोमर में, श्योर ये क्या होगा बाबू? लिंकेज आइसोमर होगा। तो एम्बिडेंटेड पता चल गया। अब एक बार एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। देखो यहां पे Cl2 बाहर था, Cl2 बाहर है, यहां पे बाहर है। NO2 है, लेकिन ये क्या बन गया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ONO लिखा हुआ है। अब तो ये पता चल गया कि NO2 है एम्बिडेंटेड लाइगेंड, यानी इसका अलग अलग टाइम में अलग अलग एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? NO2 और ONO कौन सा आइसोमर में आ जाता है? लिंकेज आइसोमर में। फिर से एक बार, CN और NC कौन सा आइसोमर में आ जाता है बाबू? लिंकेज आइसोमर में। चलो अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। यहां पे ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल वाले में लास्ट आइसोमर जो है कोऑर्डिनेट आइसोमर। सर कोऑर्डिनेट आइसोमर क्या होते हैं? इजीली समझ में आ रहा है। यहां पे हमेशा होना चाहिए क्या बाबू? दो ब्रैकेट। दो ब्रैकेट होगा। यहां पे होगा एक मेटल, यहां पे होगा दूसरा मेटल, यहां पे होगा एक लाइगेंड, यहां पे होगा दूसरा लाइगेंड। अगर मेटल आपस में अदला बदली कर ले या लाइगेंड आपस में अदला बदली कर ले, देखो यहां पे कोबाल्ट था, यहां पे क्रोमियम था, इसका आइसोमर क्या बन गया? अदला बदली होके क्रोमियम यहां पे, कोबाल्ट यहां पे। मतलब दो कोऑर्डिनेट आइसोमर होने के लिए क्या चाहिए? दोनों को ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होना चाहिए, और उसका मेटल आपस में अदला बदली करेंगे या लाइगेंड आपस में अदला बदली करेंगे, तो बन जाएगा क्या बाबू? कोऑर्डिनेट आइसोमर। तो ये सारा तो बहुत ही इजी इजी आइसोमर था, समझ में आ भी गया है। चलो ठीक है। सर कुछ क्वेश्चन करेंगे? हाँ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक बार स्टीरियो आइसोमर को समझ लेते हैं, वो भी इजी है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक बार रिकैप कर लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमर कौन से टॉपिक से आएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इन दोनों के बाहर आइसोमेरिज्म नहीं आने वाला है। चलो अब शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अच्छा एक चीज पहले बता देते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है, स्ट्रक्चरल से कैसे डिफरेंस होता है। पहला जो हम लोग चार्ट पढ़े हैं अभी, वो स्ट्रक्चरल है, क्योंकि स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो रहा था, और स्टीरियो मतलब अरेंजमेंट में कुछ चेंज होगा। मान लो एक मेटल यहां पे बैठा हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार हमारा अलग अलग लाइगेंड है। यहाँ पे एक लाइगेंड है, यहाँ पे एक लाइगेंड है, मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइगेंड है अलग सा कुछ, और यहाँ पे है अलग सा कुछ। ये एक आइसोमर बन गया। अगर हम इसके, ये कंपाउंड बन गया। अगर हम थोड़े अलग से ऐसे कुछ लिख दे, मान लो कंपाउंड पूरा सेम है, ब्रैकेट के अंदर बाहर वाला भी कोई झोल नहीं है, वाटर वाला भी चीज नहीं है, सारा कुछ सेम है, खाली डिफरेंस क्या हो रहा है बाबू? ध्यान से देखो यहां पे हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है। यहां पे देखो खाली अरेंजमेंट थोड़ा अलग हो चुका है, यहां पे बी यहां पे हो गया, यहां पे बी यहां पे हो गया।
यहाँ पे ए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ए यहाँ पे हो गया। ये सारा हमारा क्या होता है बाबू, स्टीरियो आइसोमर, जिसका डिफरेंस आता है रियल लाइफ में तुम अगर रखोगे तो स्पेस में डिफरेंट आएगा। चार दोस्त बैठे हुए हो, चार ही दोस्त हो, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद बाद तुम लोग सीट चेंज कर लो तो वो आइसोमर बन जाएगा। मान लो दोनों दोस्त ए और ए यहां पे बैठा हुआ था पहले, अब आ गए यहां पे तो ये डिफरेंट आइसोमर हो जाएगा। सब कुछ सेम है, खाली कहां कहां बैठा हुआ है, पैटर्न थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, हमारा स्टीरियो आइसोमर। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब चलो हम लोग पढ़ लेते हैं हमारे इसके बारे में। एकदम शुरू करने से पहले कौन सा वाला चीज शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमको पता है। हाँ सर, कौन सा, स्क्वायर प्लैनर और टेट्राहेड्रल। याद रहे, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो उसमें कभी भी स्टीरियो आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म तब होता है जब एक के उल्टा कोई बैठा हुआ है, एक के पास कोई बैठा हुआ है। मतलब मान लो ये वाला चीज है, ये और ये कंपाउंड कितना डिग्री दूर में है? सर ये तो दिख रहा है हमको, ये है 180 डिग्री दूर में है। सही बोल दिए। और ये दोनों आपस में कितने दूर में है? सर ये भी पता है हमको, 90 डिग्री दूर में है। लेकिन मतलब यहां पे दोनों अलग अलग पैटर्न बन रहा है। अगर डिग्री हम छोड़ भी देंगे तो इतना हमको समझ में आ रहा है कि मान लो ये टेबल है, ये टेबल में चार दोस्त खाने बैठ गए हैं। एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है और एक यहां है। मान लो चारों को हम ए बी बी और ए करके बुला रहे हैं। तो अगर हम ए और ए को बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं। मतलब एक पोजीशन से डिनोट कर सकते हैं। मान लो अगर ए और बी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ए और बी यहां पे अगल बगल बैठे हुए हैं लेकिन ये उल्टे साइड पे भी है। समझ में आ रहा है बाबू? यहां पे तुम एक रेफरेंस दे सकते हो कि ए के उल्टा साइड में बी है, बी के बगल में बी है, ऐसा तुम बोल सकते हो। लेकिन अगर यहां पे हो गया, मतलब क्या बाबू, यहां पे तीनों अलग अलग डायमेंशन और डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग? मतलब क्या बाबू, यहां पे कोई अगल बगल वाला पोजीशन ही बन नहीं रहा है। एक ऊपर चला गया है, कहां से एक नीचे चला गया है, ये साइड में चला गया है। तो पास में, मतलब अगर हम लोग कहेंगे कि ए के पास कौन है, बोल नहीं पाएंगे। ए के ऑपोजिट में कौन है, ये बोल नहीं पाएंगे। तो दो जो पोजीशन है, एडजेसेंट और ऑपोजिट, टेट्राहेड्रल में बन ही नहीं सकता, एकदम ही नहीं बन सकता। क्यों बन नहीं सकता? क्योंकि सारे एंगल 109.5 डिग्री एंगल में होता है। और यहां पे दो टाइप का एंगल बन रहा है, एक बन गया हमारा 180 और एक दूसरा बन गया हमारा 90। क्योंकि यहां पे दो टाइप का एंगल होता है, यहां पे ऑपोजिट और साइड होता है। यहां पे सेम टाइप का एंगल होता है, यहां पे ऑपोजिट और साइड नहीं बनता है, मतलब एडजेसेंट और ऑपोजिट नहीं बनता है। यहां तक समझ में आ गया बाबू? पहली बात है, जितना भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे। टेट्राहेड्रल के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या बताए बाबू, किसके बारे में पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लैनर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सबको करते हैं क्लीन, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ओ, चलो, अच्छा, पहला हो गया M A2X2। पहले इसको समझ लेते हैं लिखते कैसे हैं। M A2X2 तुम कैसे लिखोगे? M को बीच में बिठा दो, X को, दोनों X है, पहले हम दोनों X को ऐसे ऐसे बिठा देते हैं। A2, दोनों A को, एक A को यहां रखते हैं, दूसरा A को यहां रख देते हैं। हो गया? क्लीन है? हाँ सर हो गया। दूसरे किसी साइड में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो दूसरा रखेंगे तो कैसे रखेंगे बाबू? मान लो ये हो गया M, यहां पे A के, X के ऑपोजिट में A को रखते हैं, और फिर से यहां पे X के ऑपोजिट में A को रखते हैं। तो दो टाइप का हो गया बाबू।
हाँ सर, दो टाइप का हो गया। अब बताओ दोनों का कौन कौन सा टाइप का आइसोमर है। अब ये कहाँ बताए सर आपकी कौन कौन सा टाइप का आइसोमर है, अभी बता देते हैं। अगर दोनों 180 डिग्री का डिफरेंस में होगा, मतलब अपोजिट साइड में होगा, तो आइसोमरिज्म बताया जाएगा ट्रांस। ट्रांस कब होता है, याद रखे, ट्रांस मतलब ऑपोजिट में होगा, या तो 180 डिग्री उल्टा साइड पे होगा। कौन सा सेम चीज अगर उल्टा साइड पे हो। अगर सेम चीज 90 डिग्री में हो, एडजेसेंट में हो, 90 डिग्री में हो या एडजेसेंट में हो, तो कहेंगे क्या बाबू, सिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। तो यहां पे मान लो प्लेटिनम यहां पे है, क्लोरीन दोनों यहां पे है, देखो क्लोरीन क्लोरीन एक ही साइड पे है, 90 डिग्री पे है, एडजेसेंट है, तो क्या हो जाएगा, सिस। क्लोरीन क्लोरीन 180 पे है, उल्टा साइड पे है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिए ट्रांस का, हाँ सर सीख लिए। और एक चीज सीख लेंगे यहां पे कि ये स्ट्रक्चर को और एक नोटेशन में लिखते कैसे हैं। मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला, इसको हम लोग स्ट्रक्चर 1 कहते हैं, इसको स्ट्रक्चर 2 कह लेते हैं। ओके सर, डन है। तुम लिखो पहले एम, ये हम नोटेशन लिख रहे हैं पहले 1 का। एक्स की ऑपोजिट एक्स है, ऑपोजिट वाला एक ही ब्रैकेट में लिख दो, क्या लिखोगे, एक्स कॉमा एक्स। अच्छा एम लिखते ही नहीं है, मान लो कंफ्यूजन के लिए इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे ए के ऑपोजिट में कौन आ रहा है बाबू, ए के ऑपोजिट में ए आ रहा है, तो हम लोग ए कॉमा ए लिख, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर दो ही एलिमेंट पकड़ेंगे। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग ये ले लिए और ये ले लिए, दोनों उल्टा साइड वाला, ऑपोजिट वाला लिखेंगे। फिर यहाँ पे ए ये वाला लिख दिए और ये वाला लिख दिए, ऑपोजिट वाला लिख दिए, समझ में आ गया बाबू। तो इसी हिसाब से हमारा ये वाला कैसे लिखेंगे हम लोग, ए के ऑपोजिट में क्या है, एक्स, तो पहला बड़ा ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ए के ऑपोजिट में एक्स। यहां पे क्या लिखते हैं, एक्स के ऑपोजिट में ए, या फिर कह सकते हो ए के ऑपोजिट में एक्स, एक्स ए लिखो, ए एक्स लिखो, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, तो ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। मतलब अगर 4 जन खाने बैठ रहे हैं, ठीक है बाबू, टेबल पकड़ लो इसको, 4 जन डिनर पे बैठ गए हैं, तो हमको कितना ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, 2 ब्रैकेट। एक बोलना पड़ेगा कि इसके उल्टा साइड पे कौन है, ये वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और इसके ऑपोजिट साइड पे कौन है, ये वाला एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो 2 वाला ब्रैकेट हमको बनाना पड़ेगा। इसी हिसाब से मान लो अगर टेबल 6 जन का होता, ऐसा टेबल होता, ऐसा नहीं सॉरी, कैसा टेबल होगा, 6 जन होगा तो कैसा होगा, ठीक है इसको हम डिलीट कर लेते हैं पहले। मान लो अगर 6 जन का टेबल होता है, तो ऐसे ऐसे 6 जन बैठ रहे हैं, हाँ कैसा, एक ऐसा, 2 3 4 5 6, 6 जन बैठ गया। ठीक है, 6 जन होगा तो कितना ब्रैकेट करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि इसके ऑपोजिट में ये आएगा, इसके ऑपोजिट में ये आएगा, और इसके ऑपोजिट में ये आएगा, 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी हम लोग 6 ब्रैकेट में बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा देर बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको और एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से इस स्लाइड को समरी करते हैं, सुन लेना। MA2X2 है पहला वाला चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना, कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया 4। कैसे पता चला, लाइगेंड कितना है, 2 यहां पे 2 यहां पे, तो 4 बन गया। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनेगा। अरे पागल, टेट्राहेड्रल नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, अभी कहा स्क्वायर प्लानर। क्यों सर स्क्वायर प्लानर, क्यों सर, अभी कहा कि टेट्राहेड्रल में आइसोमेरिज्म दिखता नहीं है, ऑपोजिट और साइड नहीं होता है, यहां पे दिखेगा, तो ये स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। अच्छा तो क्या दोनों स्क्वायर प्लानर है, हाँ दोनों स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर में दोनों टाइप का आइसोमर बनता है, सिस और ट्रांस। कब सिस बनता है, कब ट्रांस बनता है, ऑपोजिट में सेम हो तो ट्रांस, और पास पास सेम हो तो सिस। अब उसका नोटेशन कैसे लिखते हैं बता गया है, हाँ सर बता दिए गए हैं, बस खत्म। अगला वाला देखेंगे, चलो अगला वाला ऐसे कुछ पढ़ेंगे, चलो। ये तो हो गया ये वाला। यहां पे थोड़ा हम लोग पहले नोटेशन लिख लेते हैं, सीख लेते हैं नोटेशन कैसे लिखते हैं। मान लो A2XY है, कितना लाइगेंड है, 4। 4 लाइगेंड है, मतलब कितना ब्रैकेट होगा, 2। एक ये हो गया, ये ब्रैकेट हो गया, डन।
पहला वाला अरेंजमेंट में हम ए और ए लिख रहे हैं, दूसरा वाला अरेंजमेंट में हम, मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट में हम एक्स और वाई लिख रहे हैं। मतलब तुम ऐसे समझो कि डिनर के टेबल में तुम बैठ गए हो, कितना अरेंजमेंट में बैठ सकते हो, ठीक है। यहां पे ए के उल्टा साइड पे ए बैठ सकता है, या तो एक्स के उल्टा साइड पे वाई बैठ सकता है। ये एक अरेंजमेंट हो गया, फर्स्ट अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट, तुम ए के ऑपोजिट में एक्स को बिठा दो, और ए के ऑपोजिट में वाई को बिठा दो। ये दूसरा अरेंजमेंट बन गया। इससे इसके अलावा कोई क्या और अरेंजमेंट हो सकता है? नहीं, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो बताओ कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है? सर यहां पे ए के ऑपोजिट में ए को बिठाया जा रहा है, ऑपोजिट है मतलब क्या हो गया? ट्रांस। यहां पे ए के साइड पे ए को बिठाया जा रहा है, दोनों ब्रैकेट अलग हो गए हैं, तो ये हो गया सिस। मान लो क्वेश्चन आ गया कि पीटीसीएल सिस C5H5N2, इसको मान लो हम लोग कहते हैं पीवाई। फिर निकल, थोड़ा पानी पी रुक जाओ। और इसको हम लोग NH3 कह लेते हैं, अमोनिया कह लेते हैं। तो इसको पीवाई कहते हैं, इसको NH3 कहते हैं। तो यहां पे कितना लाइगेंड बन रहा है? एक बना Cl का, दो बना पीवाई का, एक बना NH3 का। तुम कितने अरेंजमेंट में इसको खाने के लिए डिनर टेबल का जो 4 जन का है बैठा सकते हो? एक कर सकते हो कि पीवाई पीवाई को पास पास बिठा दो, और NH3 और Cl को पास पास बिठा दो। या तो कह सकते हो पीवाई और पीवाई को एकदम अपोजिट साइड पे बिठाओ, या तो NH3 और Cl को अपोजिट साइड में बिठा दो। तो ये दो अरेंजमेंट के अलावा क्या और अरेंजमेंट हो सकता है? और शायद तुम कह दो हाँ सर और एक कर देते हैं हम, तो तुम कह सकते हो कि हाँ सर अलग अलग कह देते हैं हम और एक। तो कैसा अलग होगा? मान लो ऐसा अलग होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है इसके अलावा? अच्छा, तो मान लो सर यहाँ पे पीवाई बिठा देते हैं, यहाँ पे NH3 बिठा देते हैं, यहाँ पे Cl बिठा देते हैं, और यहाँ पे और एक पीवाई बिठा देते हैं। तो ये थर्ड अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज करना होता नहीं है, देखना होता है कि कौन किसके ऑपोजिट में और कौन किसके बगल में बैठा हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो, पीवाई के बगल ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? NH3। पीवाई के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है? Cl। तो यही वाला स्ट्रक्चर आ गया ना, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गया, ये अलग कैसे हुआ? तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया सिस, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया ट्रांस। तुमको क्या करना है? तुमको क्वेश्चन में क्या आएगा? यही वाला चीज आएगा। तुमको इसका पहले नोटेशन लिख देना है, दो ब्रैकेट में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है बोलना है। समझ में आ रहा है जितना हम बोल रहे हैं बाबू? वेरी गुड, हाँ सर समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, और एक एग्जांपल कर लेते हैं, कौन सा वाला? मान लो MAXBL। MAXBL कैसे लिख सकते हैं? सारा अलग अलग हुआ है तो बहुत ही इजी है। तुम ए को और एक्स को एक साथ लिख दो, बी को और एल को एक साथ लिख दो, ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। दूसरा वाला हो गया ए को बी को एक साथ लिख दो, एक्स को एल को अलग अलग लिख दो। सर तीसरा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, ए को एल को एक साथ लिख दो, और एक्स को बी को एक साथ लिख दो। मतलब क्या है, एक बार तुम ए के ऑपोजिट में बी को बिठा दो, दूसरे वाले में ए के ऑपोजिट में एक्स को बिठा दो, तीसरे वाले में ए के ऑपोजिट में एल को बिठा दो। समझ में आ गया? हाँ सर। सर क्या हम ये कर सकते हैं? सॉरी, क्या हम ये कर सकते हैं कि एल ए पी एक्स ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है? ये तो ऊपर वाले से सेम हो गया। मतलब मान लो तुम एल ए बना रहे हो, बी एक्स बना रहे हो, ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया बाबू। तुमको ध्यान रखना है ऑपोजिट में सेम चीज, दो कॉम्बिनेशन सेम नहीं होना चाहिए।
ऑपोजिट में या फिर साइड में, कुछ भी कहो, कॉम्बिनेशन सेम नहीं आना चाहिए। अगर मैं क्लियर ना हूं तो और एक बार रिपीट कर देता हूं। यहां पे हम लोग देखते हैं क्या बाबू, कि कौन किसके साइड में बैठा हुआ है, कौन किसके ऑपोजिट में बैठा हुआ है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन साइड और ऑपोजिट का सेम होना नहीं चाहिए, सेम हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है बाबू? ओके, चलो। तो अब नेक्स्ट वाले में मूव करते हैं। सर ये तो भयानक दिख रहा है, ये है क्या? अच्छा, भयानक दिख रहा है लेकिन भयानक है नहीं। ए और बी को एक साथ अगर ब्रैकेट में लिखा जाए तो समझ लेना ये क्या है बाबू, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड, या फिर इसको क्या कहा जाता है, टाइडेंटेड, सेम है। मतलब एक ही लाइगेंड होगा, वो दोनों हाथों से पकड़ेगा किसको बाबू, दोनों हाथों से पकड़ रहा है किसको बाबू, मेटल को। देखो लाइगेंड तो ये पूरा एक है, लेकिन पकड़ रहा है दोनों हाथों से। अगर बाइडेंटेड लाइगेंड के बारे में जानना हो तो मेरा जो वीडियो लाइगेंड के बारे में सिर्फ दिया हुआ है उसको एक बार देख लो, तो ये तुम्हारे लिए क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, बाइडेंटेड मतलब, मोनोडेंटेड मतलब जो पहला वाला दिखा रहे थे, मान लो क्लोरीन है, एम को पकड़ेगा एक ही हाथों से। लेकिन अगर बाइडेंटेड होता, मान लो ईएन है, तो एम को जब पकड़ेगा दोनों हाथों से पकड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? तो एक ईएन को हम दो काउंट करेंगे, लेकिन सीएल को हम वन काउंट करेंगे। धीरे धीरे हम करेंगे और भी एग्जाम्पल, तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, मूव करते हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं बाबू ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्टाहेड्रल मतलब क्या हो गया, अब लाइगेंड देखो चार से बढ़ के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है, A3B3 हो गया। यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पे भी सेम है। एक बार हम लोग पेयर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखो तो बाबू, मान लो ए के ऑपोजिट में ए को बिठाते हैं, फिर ए के ऑपोजिट में बी को बिठाते हैं, बी के ऑपोजिट में बी को बिठाते हैं। ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। डन, ओके डन। इसके अलावा कुछ और हो सकता है, तुमको A3 और B3 को लेके तीन ब्रैकेट में कौन कितना कॉम्बिनेशन कर सकते हो करके दिखाना है। अच्छा, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, ए के ऑपोजिट में बी को एक ही बार बिठाए हैं, इसको हम क्या करते हैं, दो बार बिठा देते हैं। मतलब ए बी, ए बी और ए बी, तीन बार यही कर लेते हैं। तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन आ रहा है। इसके अलावा और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कुछ भी कर लो बाबू, इसी के अंदर आएगा। तो पहला वाला कैसे लिखेंगे, मान लो दूसरा वाला हम लिख रहे हैं, ये वाला ए बी, ए के उल्टा साइड पे बी, कैसा होगा, ए उल्टा साइड पे बी, फिर ए उल्टा साइड पे बी, फिर ए उल्टा साइड पे बी। पहला वाला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ए ऑपोजिट में ए, ए ऑपोजिट में बी, बी ऑपोजिट में बी। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया है। जब दो सेम चीज बनता था ऑपोजिट में, ऐसे बोले ना बाबू कि इसके ऑपोजिट में अगर सेम हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, सर अभी बताया गया है, इसको हम ट्रांस बोलते हैं। ये कब होता है, जब दो आइडेंटिकल लाइगेंड होते हैं। लेकिन अगर दो आइडेंटिकल लाइगेंड के जगह तीन आइडेंटिकल चीजें बन जाए, देखो बाबू यहां पे तीन आइडेंटिकल चीज तुमको दिख रहा है, हाँ सर दिख गया। एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है। यहां पे भी तीन आइडेंटिकल, हाँ सर एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है। अगर तीनों एडजेसेंट एक के बगल एक बैठा हुआ हो, समझ में आ रहा, अरे बाबू, अगर तीनों एक के बगल एक बैठा हुआ हो तो कहेंगे क्या बाबू, फेशियल। अगर तीनों एक छोड़ के बैठा हुआ, मतलब ए के पास देखो हम बी लिख रहे हैं, हालांकि ये तीनों एक ही प्लेन में है, एक्चुअली यही एडजेसेंट है, लेकिन ये सब कंफ्यूजन में तुम मत जाओ बाबू। ये तीनों अगर बीच में कोई इंटरप्शन मिल रहा है तो कहेंगे क्या बाबू, मेरिडियोनल। मतलब क्या है, देखो यहां पे सीएल सीएल सीएल, ये तीनों एक साथ है, तो इसको हम क्या कह लेंगे, फेशियल। बीच में देखो बाबू अगर पीआई आ गया है, समझ में आ रहा है बाबू, सीएल सीएल, और यहां पे सीएल आ गया है, तो क्या कहेंगे हम इसको, या फिर पीआई को पकड़ लो, पीआई
पीवाई पीवाई पीवाई, बीच में इंटरप्शन आ रहा है तो क्या कहेंगे हम लोग, मेरिडियोनल। यहां पे एडजेसेंट और ऑपोजिट करने जाओगे थोड़ा फंस जाओगे, क्योंकि 3 डायमेंशन में समझना पड़ेगा इसको। उतना टफ चीजों को मत करो, इजी रखते हैं। जब तुम क्लासेस में आओगे तब हम लोग ये सब एडजेसेंट 3D वगैरह में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम लोग को बहुत जल्दी में चीजों को समझना है और एग्जाम के लिए उतारना है। तुम तो बाबू आए हो एग्जाम से जस्ट कुछ ही घंटे पहले, उतना कॉन्सेप्ट गैदर मत करो, देखो और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लिख के आ जाओ। कॉन्सेप्ट गैदर करना है तो क्लास में आ जाओ। चलो बाबू, नेक्स्ट वाले में आते हैं। मान लो लिखा हुआ है AB2C2। सर AB2C2 क्या होता है? अभी बताया गया है AB2 मतलब ये हो गया क्या, डाइडेंटेड, एक मतलब दो पकड़ेंगे। C2 मतलब क्या, C अलग अलग है, दो होगा। तो देखो EN मान लो एक है डाइडेंटेड, तो दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है CO को। Cl है मोनोडेंटेड, दोनों एक एक हाथों से पकड़ा हुआ है। इसको हम एक बार क्या करते हैं, ड्रॉ करके सीख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो बाबू, एक काम करते हैं, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं पहले, ताकि हम लोग ड्रॉ कर पाए। खाली स्लाइड, हाँ यहाँ पे आ गया। चलो, कौन सा कर रहे थे बाबू, एम, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, AB2C2। समझ में ना आए तो मान लो PTEN2Cl2, इसके बारे में कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे, पहले बताओ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सर 2 और 2 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, गलत। अभी बताया गया कि EN है बाइडेंटेड, मतलब दो है तो क्या, कितना पकड़ेंगे इसको, 4। दो है तो कितना पकड़ेंगे इसको, 2। मिला के कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बना, 6। तो पीटी का कितना हाथ बनाएंगे, कितना इसका हैंड्स होगा, 6 सर, बना दें। अब तुम किसी भी एंगल में EN को बिठा दो, कहां कहां बिठाना है बोलो। सर हम बिठाएंगे EN को एक के ऑपोजिट एक, एक यहां पे बिठा दिए, ऑपोजिट में बिठा दिए, और दोनों हाथ को EN को ब्लॉक कर दिए। ये दोनों हाथों से तुम पीटी को पकड़ो और CL को ऑपोजिट साइड में बिठा दिए। बहुत अच्छा। तुम अगर ऑपोजिट ऑपोजिट में बिठा रहे हो तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बनाए हो बाबू तुमने? सर हम तो ट्रांस बनाए हैं। चलो एक्सिस बना के दिखाओ। PT बन गया। यहां पे फिर से हम लोग 6 जन को बिठाना है तो 6 कर देते हैं। सर इस बार करते हैं क्या, EN को अगल बगल बिठा देते हैं। ये दोनों हाथ EN का हो गया, ये दोनों हाथ EN का। क्या सर बीच वाले यहां पे एक EN रख सकते हैं? अरे पगला, ये वाला हाथ तो पहले से डोनेटेड है, यहां पे बिठाना नहीं है, यहां पे बैठेगा नहीं, एक हाथ छोड़ के बैठेगा। चलो। और यहां पे CL एक आ गया, यहां पे एक CL आ गया। तो यहां पे उल्टा साइड पे सेम नहीं है, तो ये क्या बन गया बाबू, सिस बन गया। तो ये बन गया हमारा क्या, दो जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना बन गया हमारा, दो। सर ज्योमेट्रिकल बता दिए, ऑप्टिकल भी बता दीजिए, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा? ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पता करते हैं? बहुत ही इजी है। ऑप्टिकल आइसोमर पता करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है? चलो दिखा देते हैं, अब समझ में आ जाएगा। यही वाला कंपाउंड एक बार एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे किए थे। मान लो अभी कौन सा एग्जांपल किए हैं, ये वाला किए हैं। एक सिस था एक ट्रांस था, इसका मिरर इमेज बनाओ, ऐसा कुछ दिखने में आएगा। तो देखो यहाँ पे दोनों का मिरर इमेज, तुम इसको मन ही मन ऐसे ऊपर से उठाओ। मिरर इमेज जो ये है, मान लो इसका मिरर इमेज ये आ रहा है, ठीक है बाबू, ये है हैंड का मिरर इमेज ये है। अगर हम इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या एग्जैक्ट सेम हो रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं सर, ये दोनों तो बाहर दिख रहा है, सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहा है। तो अगर ये सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर सुपर इम्पोज कंप्लीटली हो जाता है, ऐसे बाहर कुछ दिख नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव।
समझ में आ गया बाबू? हाँ सर समझ में आ गया। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी करने के लिए कोई भी कंपाउंड का मिरर इमेज बनाओ। अब देखो सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं, चेक करो। सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। डन? यस सर, डन। सर ये थोड़ा तो हमको टफ लग रहा है, क्या कुछ इजी मेथड से हमको पता लग सकता है कि एक कंपाउंड का जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना है, ऑप्टिकल आइसोमर कितना है? हाँ बाबू, इसका तो कुछ ट्रिक होना ही चाहिए। चलो एक बार काम कर लेते हैं, एक ट्रिक समझ लेते हैं, ताकि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इतना कुछ ड्रॉ किए बिना हमको समझ में आ जाए। मान लेते हैं, शुरू करते हैं कौन सा कंपाउंड से। अच्छा, यहां पे हम लोग कंपाउंड लिख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होगा। यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं। यहां पे हम लोग कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा लिख रहे हैं, कितना ऑप्टिकल आइसोमर होगा लिख रहे हैं। तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं, कैसे कोशिश करेंगे। पहले मान लो Ma6 है, सारा लाइगेंड ए है, तो कैसे लिखेंगे? 6 होगा तो मतलब 3 ब्रैकेट बनेगा, सारा में खाली ए ही जाएगा, कुछ तो होना है नहीं। 6 लाइगेंड है मतलब 3 ब्रैकेट बनेगा, तो सारा ब्रैकेट सेम ही आ रहा है। ए। अगर कहीं पे भी तुमको सेम दिख जाए तो ये ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा ही नहीं। सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, कह सकते हो एक बनेगा, यही वाला, और तो कुछ है नहीं इसका। सर अगर हम 5 A ले और एक बी ले तो कितना बनेगा? फिर भी सेम ही बनेगा बाबू, कहां से अलग बनेगा? खाली लास्ट में जाके ए को बी लिख दो। इसके अलावा कुछ कर सकते हो? हाँ सर एक कर सकते हैं, ए बी ए, बी एक ही चीज होता है बाबू। यहाँ पे भी एक है, कहा यहाँ पे सेम चीज दिख रहा है? हाँ अंदर सेम है, बाहर भी दोनों ब्रैकेट सेम है। याद रहे, अगर ब्रैकेट के अंदर दो चीज सेम आ जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर दो ब्रैकेट भी सेम आ जाए, मान लो यहाँ ए बी हो गया, अलग है, ब्रैकेट के बाहर ए बी हो गया, तो भी नहीं होगा। दो ब्रैकेट सेम नहीं आ सकते, ब्रैकेट के अंदर भी सेम नहीं आ सकते। सेम आ गया तो ऑप्टिकल नहीं होगा। अच्छा सर, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो सर हमको और एक एग्जांपल बताइए। Ma4B2 का भी हो सकता है, ये घर में एक बार प्रैक्टिस करो। हम थोड़ा किसका बताते हैं, Ma3B3 का बताते हैं। चलो कितना होगा देखते हैं कॉम्बिनेशन। एक हो गया MAA। अच्छा इसका तो हम पहले ही बताया क्लास के शुरू में, तो इसका घर में प्रैक्टिस करो। हम A4B2 का बता देते हैं। हाँ हाँ ये वाला सही रहेगा, A4B2 का बता देते हैं। चलो तो क्या होगा बाबू, MAA, 4 A लिखना है ना, लिख दिए, 2 B लिख दिए, खत्म। और कोई कॉम्बिनेशन? हाँ यहाँ पे तो ए के बगल, ए के ऑपोजिट साइड में ए बिठाए हैं, तो ये एक कर लेते हैं, ए के ऑपोजिट साइड में बी बिठा देते हैं दोनों में। और कुछ होगा? ओ इसमें पे ए हो जाएगा, तो हो गया हमारा। इसके अलावा कुछ हो सकता है? नहीं। तो कितना आइसोमर बना बाबू, कितना पैटर्न बना, कितना कॉम्बिनेशन में लिखे हैं हम लोग? 2 कॉम्बिनेशन में लिखे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं, और एक बार फिर से समझा देंगे। हाँ, पहला वाला कॉम्बिनेशन लो, 6 आइसोमर है, एक यहाँ पे बिठाए ए, उसके बगल में ए, उल्टा साइड पे ए, फिर ए लिखे, उसके उल्टा साइड पे ए लिखे, फिर एक बी लिखे, उसका उल्टा साइड पे बी लिखे। ये बन गया कॉम्बिनेशन 1। कॉम्बिनेशन 2 में क्या डाले हुए हैं, ध्यान से देखना है। ए के उल्टा में बी डाले हैं, बी ए के उल्टा में फिर से बी डाले हैं, और दोनों ए को ऑपोजिट साइड में रख दिए। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 2। दोनों सेम किसी भी एंगल से नहीं है। ठीक है, अभी बताया गया है 3 अगर पास पास होगा तो क्या होगा, 3 अगर एक छोड़ के मतलब एक इंटरप्शन में आएगा तो क्या होगा, तो वही वाला आइसोमर आ जाएगा। तो इसको हम रब कर देते हैं, लास्ट वाला आइसोमरिज्म कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बाबू, ये वाला समझ गया, मतलब कंपाउंड लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मान लो एम है, A3 है, BCD है, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? चलो बनाते हैं। एक ए बन गया, और एक ब्रैकेट में BC बन गया। अच्छा ए बनाते हैं, पहले AB करते हैं, ए को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद AB। तो 3 A बन गया, B बन गया, अब CD बना देते हैं। डन, एक हो गया। दूसरा अलावा कुछ बन सकता है? हाँ सर, ए लीजिए, AB के जगह अभी आप AC लीजिए, और
बी डी बनाइए। हाँ, यहाँ पे ए के ऑपोजिट में बी को बिठाए थे, यहाँ के ए पे ए को ऑपोजिट में सी को बिठा रहे हैं। हाँ, ये एक बन गया। दूसरा, सर अभी एक काम कीजिए, ए के ऑपोजिट में बी को बिठाइए, ए के ऑपोजिट में बी, और ए के ऑपोजिट में सी, और ए के ऑपोजिट में ही डी को बिठा दीजिए, तो सारा ए के ऑपोजिट में बैठ गया। और एक काम कीजिए, ए के ऑपोजिट में ए है, या तो ए डी बनाओ या तो बी सी बनाओ। ये चार ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है तुमको कॉम्बिनेशन दिखना है। जितना कॉम्बिनेशन बनेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर उतना बनेगा। पहला वाला क्या ऑप्टिकल आइसोमर है? नहीं सर, ब्रैकेट के अंदर सेम है तो ऑप्टिकल आइसोमर है नहीं। दूसरा भी ब्रैकेट के अंदर सेम है। तीसरा में भी ब्रैकेट के अंदर सेम है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखो, जो तीसरा वाला है इसमें कहीं पे भी कुछ सेम दिख नहीं रहा है, तो ये वाला क्या बन जाएगा बाबू? ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना लिखेंगे सर? एक बना तो एक लिखेंगे? नहीं बाबू, दो लिखना है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप का होते हैं, एक हो गया डी, दूसरा हो गया एल। ये सब हमारा 11 में पढ़ा हुआ है तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तुम इतना मान लो कि ऑप्टिकल आइसोमर अगर एक निकलता है तो उसको हम दो लिखेंगे। डन है सर, थैंक यू सर। अभी हमको सर अगला वाला स्लाइड देखना पड़ेगा, और हम तो कुछ लास्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? हाँ सर, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे मान लो ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स एम ए टू एक्स टू इज नोन टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। ए टू एक्स टू ऑप्टिकली एक्टिव है। थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है बाबू? अगर बाइडेंटेड लाइगेंड रहा तो ऐसा रहा तो व्हाट डज इट इंडिकेट अबाउट द स्ट्रक्चर? गिव वन एग्जांपल ऑफ द सच कॉम्प्लेक्स। ये वाला कौन सा आंसर में आएगा बाबू? ये तो अभी करे हैं हम, पहले ही दिखा देते हैं, हम करेंगे भी नहीं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ये वाला देखो बाबू, ये वाला आ गया एम ए बी टू सी टू, यही वाला कॉम्प्लेक्स हमको बनाना है। उसके बाद हमको ये दिखाना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होता है बाबू? यहाँ पे याद आ गया? हाँ सर, याद आ गया। अभी तो बताया कि ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है। वेरी गुड। चलो, अब जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन दिखाइए सर, कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं। आईयूपीएससी ने तुमको इसको लिखना आएगा? हाँ, आईयूपीएससी ने तो आ ही जाएगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर से। ईएन है, दो तो है तो क्या लिखेंगे? बिस। बाई डाई नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते? हमको पता है। नहीं पता है तो नोमेनक्लेचर बेटा वीडियो देख लो। ईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डायमाइन। सीएल मतलब क्या हो गया बाबू? सीएल मतलब लिख दो क्लोराइडो। पीटी मतलब क्या हो गया? प्लेटिनम। कैपिटल नहीं लिखना है, सब स्मॉल में लिखना है बाबू। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट दे दो, ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करो, बिठा दो, लास्ट में आयन लिख दो, खत्म। आइसोमेरिज्म कौन सा दिखाएगा? अब भी बताया गया है सिस ट्रांस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर कितना दिखाएगा? दो। कौन सा? सिस और, ये पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है बाबू, सिस और ट्रांस। हाँ सर, समझ में आ गया, सिस और ट्रांस होगा। और अभी बताया गया था कि सिस जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव बनता है। हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, अभी नेक्स्ट वाला। अब बताओ ये सारा कौन सा आइसोमर होगा? अरे सर, आप तो दो आइसोमर देके दिखाए थे, तो एक ही आइसोमर है। इसमें से सिस ट्रांस पता कैसे चलेगा? अरे दो ब्रैकेट रहेगा तो कौन सा आइसोमर होगा? पहले ही बताए थे बाबू, चेक कर लो, नहीं तो रिवाइंड करके चेक कर लो। दो ब्रैकेट होगा, दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कौन सा बनेगा? थोड़ी देर पहले कहा गया था, कौन सा बनेगा? देख लेना। सर आप ही दिखा दीजिए सर, इतना ही कर रहे हैं तो दिखा भी दीजिए। चलो दिखा देते हैं। दोनों स्फीयर कोऑर्डिनेशन है तो कौन सा आइसोमर बनेगा? कोऑर्डिनेट आइसोमर बनेगा। हाँ सर, याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, तो अगला वाला दिखा दीजिए सर, कैसे लिखेंगे हम लोग? मान लीजिए यहाँ पे सेकंड वाला कौन सा बनेगा सर? ये वाला कौन सा बनेगा? अरे NO2 है, एम्बिडेंटेड है। कौन सा बनेगा? ये वाला लिंकेज बनेगा।
समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया। ये वाला कौन सा बनेगा, अभी बताया गया था, कोऑर्डिनेट बनेगा। ये वाला कौन सा बनेगा, फिर से NO2 है, लिंकेज बना दो। सर आइसोमरिज्म कैसे बन रहा है, एक बार स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखा दीजिए। चलो दिखा देते हैं स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। इसका और एक आइसोमर कैसे बनेगा, एक तुम CR के साथ क्या लिखो, NH3 लिखो, 6 लिखो। अब यहां पे क्या लिखो, CO के साथ CN लिख दो, 6 लिखो। यहां पे क्या लिखना है, CO NH3 होल 5 और ONO, NO2 नहीं लिखना है, ONO लिखना है +2। लास्ट वाले में क्या लिखें, वैसे ही NO2 की जगह से ONO लिख दो। सर अगर COEN होल थ्राइस हो गया तो क्या करेंगे, पहले बताओ कि होल थ्राइस हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। सर EN बाइडेंटेड है, 3 है, तो 6 होगा। हाँ सही सही है, 6 होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, CO बीच में लिखो, 6 बनाओ। अब लिख दो, एक है EN, दूसरे में EN, तीसरे में EN, ये बन गया आइसोमर, खेल खत्म। सर इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाइए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं एक्टिव होगा। चलो ये तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे देख लेंगे हम पहले से। अगर A3 होता तो ऐसा स्ट्रक्चर आता। ये इसको कहीं से भी काट सकते हो, नहीं सर काट नहीं सकते। मिरर इमेज क्या सुपर इम्पोज हो सकते हैं, नहीं सर नहीं हो सकते। तो क्या बन जाएगा बाबू, ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम लोग लगभग सारा आइसोमर सॉल्व कर लिए हैं। ओ बाबा, अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी हैं। ये तो पहले कर लिए, 5 वाला, 4 वाला देख लेते हैं। नेम द टाइप ऑफ आइसोमर व्हेन एम्बिडेंटेड लाइगैंड, ये कौन सा होता है बाबू एम्बिडेंटेड लाइगैंड वाला, कौन सा है, NO2 वाला, CN वाला। कौन सा आइसोमर होगा ये वाला, सब सर पता है, ये वाला लिंकेज आइसोमर होगा। एग्जाम्पल देख लो, पहले दिया हुआ है, रिकैप करके देख लो, आ जाएगा आंसर। तो यहां हम लोग का चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नहीं मतलब टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए आइसोमेरिज्म इतना ही। पढ़ लो, डाउट हो रहा है तो व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो क्लास में आ जाओ, बोल लो डाउट क्या है बाबू, इससे ज्यादा क्या ही कर सकते। चलो टाटा, आज के लिए एंड।